हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हड़प्पा कालीन नगर के बारे में। ये हैं 4 नगर है। इसमें कौन कौन से? मांडा, सबसे पहले मांडा, सूतकांगेडोर, आलमगीरपुर और दैमाबाद। इसके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए, आइए मेरे साथ। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल है जो अभी हमने बताया। इनमें सबसे पहले मांडा। यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। फिर है हमारा दूसरा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, उसके तट पर स्थित है। फिर है इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्थान द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। फिर है नंबर 3 पे दैमाबाद। दैमाबाद यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सूतकांगेडोर नंबर 4 पे है। फिर हमारा सूतकांगेडोर यह दासक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ओरेलस्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। फिर पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। दोनों पाकिस्तान में स्थित है, जो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने किलोमीटर? 483 किलोमीटर, जिन्हें सिंधु नदी द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? सिंधु। फिर है नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। फिर है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना एवं उसके मध्य में स्नानकुंड स्थित है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता। फिर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 स्नानागार मिले, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक स्नानागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके बीच नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मेन होल भी बने थे। फिर कृषि के वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था।
गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कुंड देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। फिर है सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। फिर सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती व रोजदी, गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान में भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। फिर पशुपालन के बारे में हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालते थे। इनके कुबड़ वाले सांड विशेष प्रिय थे। इसके अतिरिक्त ये गधे, ऊंट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, परंतु पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृणमूर्ति टेराकोटा से मिला है। हड़प्पा काल में गेंडा का प्रमाण, भारतीय गेंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्रस्थ तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गेंडे से भी परिचित थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इनकी आगे के बारे में हम करेंगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान। धन्यवाद।